अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो मान से होंगे, खुशबाश होंगे। बड़ी धांसू किस्म की खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। कल मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप रन डाउन बताए बगैर ही डायरेक्ट वीडियो के टॉपिक पे आ जाएं। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। जो आज के वीडियो की सबसे पहली खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो खबर मेरे दिल को लगी है। आप लोग जानते हैं कि चौधरी बरादरान जो हुआ करते थे, अब तो वो आपस में बरादरान वाली बात तो खत्म हो गई ना। ये चौधरी बरादरान जो हैं, इनका भाईचारा अपने पूरे इलाके में इस हद तक मशहूर हुआ करता था कि हर कोई इनको वोट ही इन लोगों के इत्तेहाद की वजह से दिया करता था। दूसरी बात ये थी कि चौधरी बरादरान खुद तो सियासत में आए थे, मगर इनकी खवातीन को कभी किसी ने सियासत में नहीं देखा था। कभी घर की चारदीवारी से इन्होंने बाहर अपनी औरतों को नहीं निकाला था। लेकिन इमरान खान का एक ऐसा खासा है कि वो जहां जाते हैं वहां डिस्ट्रक्शन पैदा करते हैं, वहां पर तबाही के मनाजर नजर आते हैं। और फिर वो इमरान खान जो ये कहा करते थे कि परवेज इलाही पंजाब के डाकू हैं, उन डाकुओं के घर पे इमरान खान साहब का आना जाना हो गया। वहां जब ये गए तो इन्होंने वहां पर उनकी खवातीन को ये कहना शुरू कर दिया कि आप लोग भी मेरे धरनों में आया करो। और बस फिर वो धरने के ऐसे कवालात थे कि अब जो परवेज इलाही या चौधरी बरादरान खानदान की औरतें हैं, वो आपस में एक दूसरे के बारे में ऐसी गंदी लैंग्वेज बोलती हैं, एक दूसरे के बारे में ऐसी गालम गलोच करती हैं कि बहन अपने भाई को फिरौन करार देती है। मैं चाहती हूँ कि जरा आप ये वीडियो देखिए। जो मेरे भाई ने गुफ्तगू की है वो आपका बीइंग मुसलमान फर्ज बनता है कि आप उसको चलाएं। आपको पता लगे कि इस मुल्क में, इस शहर में किस तरह के जालिम और काफिर किस्म के लोग बस रहे हैं। क्या आपका फर्ज है? ये दूसरी वाली बात जो उसने की है तो उसने कहा कि यही तो गलत करता है। जुल्म और जबर है। जबर तो जुल्म तो बहुत छोटे लफ्ज हो गए। जिस चीज के लिए कोई दुनिया की डिक्शनरी में आपको कहीं से लफ्ज मिला तो मुझे आगे बताओ। जी, तो आपने ये सुना कि क्या कुछ कहा। मैंने कहा कि ये खान साहब का एक खासा है। आपको याद होगा कि इमरान खान जब जमाइमा से शादी कर चुके थे तो उन्होंने अपनी जो बायोग्राफी बताई थी, उसमें खान साहब ने कहा था कि दरअसल मैं पसंद करता था जमाइमा की बहन को और जमाइमा पसंद करती थी मुझे। यानी कि खान साहब ने दो बहनों के बीच में भी लड़ाई करवा दी थी, जमाइमा और उनकी बहन के बीच में। फिर चौधरी बरादरान के पल्ले पड़े तो उनके खानदान में लड़ाई और फूट डाल दी। खान साहब की बात तो हम क्या करें कि बुशा बीबी के साथ दोस्ती लगाई तो उनको तलाक करा के उनके खानदान को तबाह करा के उनसे शादी कर ली। ये खान साहब का ही सिर्फ खासा है कि जहां जाते हैं उसको लड़वा के, मरवा के, खपवा के, यहां तक कि खान साहब ने अपनी पार्टी को नहीं बख्शा। पीटीआई के अंदर जो अपने वर्कर्स हैं उनको आप देख लें कि जेल के अंदर बैठे हुए एक बाहर निकलते हैं, मोहतरम बैरिस्टर सैफ या दूसरे, वो आके कहते हैं कि खान साहब ने जेल से ये पैगाम जारी किया है। दूसरा निकलता है, वो कहता है नहीं, खान साहब ने उसके बरक्स बयान जारी किया, और वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ये खान साहब की पॉलिटिक्स का एक खास हिस्सा है, जिसने भाई को भाई नहीं रहने दिया, बाप को बाप नहीं रहने दिया, बीवी को बीवी नहीं रहने दिया। और दूसरी तरफ वो मोना सिलाही की बात हम क्या करें। वो कहते हैं ना कि बाप पेन में और बेटा स्पेन में। वो स्पेन में बैठ के क्या बातें कर रहा है कि जी मेरे बाप ने तो मुझे बड़ी सख्त ताकीद की थी कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कभी भी राब्ता ना रखना, ये हमेशा धोखा देते हैं, इन्होंने मुझे इस्तेमाल किया है, मैंने 40 साल इनके लिए काम किया और एंड पर आकर इन्होंने मुझे गिरफ्तार करवा दिया। तो गिरफ्तार क्यों नहीं करवाना था? 40 साल तक अगर आप सही रास्ते पे रहे तो ठीक है, इदारों ने भी आपको सपोर्ट किया। लेकिन अगर आप डिस्ट्रक्शन की तरफ गए, आपने गलत गलत बयानात दिए, आपके दिल में ये लालच था कि पार्टी को आप लोग टेक ओवर कर लेंगे पीटीआई की, और बाद में जो है वो खान साहब के पीछे लग के लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के आप डिस्ट्रक्शन करेंगे, आप 9 में जैसे वाकयात करवाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो इदारे आपको माफ करेंगे, आपको छोड़ देंगे? क्या कहा मोना सिलाही ने, जरा मुलाहिजा फरमाइए। बच्चे जो हैं वो भी बचे हुए हैं, बाकी तो सब पे केसेस हैं। किसी तरह से वालिद साहब से, परवेज इलाही साहब से कभी कोई राब्ता हुआ है? उनकी क्या सूरत हाल है? उनसे राब्ता होता है जब वो पेशी पे आते हैं तो कभी बात हो जाती है, जब बात बचा के बात हो सके, बट उसके अलावा तो कोई राब्ता नहीं है। और आखिरी दफ़ा मुझे याद है पिछले साल जब शुरू में पकड़े गए थे, तब जब उनसे बात हुई थी तो थोड़े से थे, अफसरदा थे, तो मेरे से पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारा राब्ता है उधर महकमे वालों से। मैंने कहा नहीं जी, खास तो कोई नहीं है। तो कहते हैं अच्छा इनसे राब्ता करना भी नहीं, क्योंकि मैंने 40 साल इन लोगों की खिदमत की है और मेरे साथ देखो इन्होंने किया क्या है।
अच्छा। तो वो मेरा ख्याल है हर्ट बड़े हुए थे। तो देखा आपने इन दानिश्वरों की दानिश्वरी अब वड़ी बैठी है, वड़ गई है। ये जो आपके दानिश्वर है ना, जो पीटीआई के मेरे बहन भाई मुझे इस वक्त देख रहे हैं, जो बेचारे इस वक्त गलत रास्ते पे चल रहे हैं, जो इन लोगों के पीछे लग के बेवकूफ़ बने हुए हैं, जो अपने ही इदारों को गलत समझकर इनके पीछे लगे हुए हैं और उनको यही नहीं पता कि इनका एजेंडा क्या है, मैं उनके लिए 17 सेकंड का एक क्लिप लाई हूँ। और दोनों ही शख्सियात आज जो हैं वो मकफ़ात अमल का शिकार हैं। एक है जी इमरान रियाज खान और दूसरे हैं जी शेख रशीद साहब। इमरान रियाज खान कहते थे मुझसे लिख लो, साइन करवा लो, कभी नवाज शरीफ जो हैं वो वतन वापस नहीं आएंगे। और शेख रशीद भी कुछ इसी तरह की बातें किया करते थे। क्या कहा करते थे, जरा सुन लीजिए। मियां नवाज शरीफ कभी पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। वो नहीं आएगा, मैं आपको लिख के दे देता हूं, तो वो नहीं आएगा। जी, तो आपने सुना। फिर वो कहते हैं ना, हाँ ले भाई तेरा बाप आया, वो फिर सही कहते हैं कि हाँ तेरा बाप आया। हाँ, बहरहाल मुझे याद आया कि इमरान रियाज खान जो हैं उनका एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ा सर्कुलेट हो रहा है और उस वीडियो में वो डांस करते दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। और पंजाबी गाने पे, नूर जहाँ के गाने पे वो डांस कर रहे हैं। तो मैं ये भी आपको बताती चलूँ कि हकीकत में ये शख्स जो हैं ये इमरान रियाज खान नहीं है। ये वीडियो किसी और का है। इनकी रिजेम्बलेंस जो है वो इमरान रियाज खान से। अब मेरा तो फ़र्ज़ है आपको सच्ची खबर बताना। हालांकि ये एक अलग बात है कि मैंने इमरान रियाज खान के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको उनके 256 झूठ बेनकाब करके बताए थे। 256 उनके झूठे ट्वीट्स दिखाए थे। पीटीआई के जितने भी दानिश्वर, जाली दानिश्वर हैं, वो दिन रात झूठ की सियासत करते हैं, आपको गलत बातें बताते हैं, गलत खबरें देते हैं। लेकिन मेरा ये वतीरा नहीं है कि चाहे कोई ऑपोजिशन का हो, चाहे कोई इधर का हो, चाहे कोई उधर का हो, चाहे कोई आसमान से आए या पाताल से आए, अगर वो गलत खबर है तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊं वो गलत खबर है, और अगर कोई सही खबर है तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊं कि ये सही बात है। तो बराए मेहरबानी ये जो वीडियो फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इमरान रियाज खान का वीडियो, ये इमरान रियाज खान के डांस का वीडियो नहीं है। हाँ, डांस का उनको शौक ज़रूर है। हाँ, उनको घुड़सवारी का शौक ज़रूर है। हाँ, उन्होंने अपनी वैनिटी वैन बड़ी लाखों रुपए की बना के रखी हुई है, करोड़ों रुपए की, और उसमें वो शिकार करने भी जाते हैं। वो तीतरों का, तलोरों का शिकार भी करते हैं। लेकिन वो एक अलग तरह का डांस है जो वो जंगल के अंदर करते हैं। वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन इस तरह से वीडियो बनाकर वो अपना डांस कभी भी वायरल नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस वक्त मरियम नवाज जो हैं उन्होंने काम के ऊपर जोर डाला हुआ है। दिन रात काम, और ट्वीट्स भी करके वो लोगों को बताती हैं कि मैं आज की मेरी कारकर्दगी जो है वो कैसी रही और क्या रही। मरियम नवाज का इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको एक ट्वीट नज़र आ रहा है जिसमें उन्होंने ऊपर लिखा है कि ये म्यो हॉस्पिटल है और वो कह रही हैं कि अभी उसका काम जो है वो अंडर प्रोसेस है। ये तस्वीर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होंगी। इस वक्त मरियम नवाज ने पूरे पंजाब के अंदर सफाई सुथराई का काम शुरू करवाया हुआ है। तमाम हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन हो रही है। तमाम हॉस्पिटल्स के टूटे फूटे आलात और तमाम उनके हॉस्पिटल्स की अबतर हालत और सफाई की सिचुएशन और उनके ऑपरेशन थिएटर्स और उनकी मशीनरी, इन सब चीज़ों के ऊपर तवज्जो दी जा रही है। यहाँ तक कि एयर एम्बुलेंस तक पंजाब के अंदर मुतारिफ करवाई गई है और उनको देखते हुए खैबर पख्तूनख्वा ने भी कहा है और बलोचिस्तान ने भी कहा है कि हम भी अब इसे अनाउंस करने जा रहे हैं या हम भी इसे अनाउंस करेंगे। तो चलो अच्छी बात है। अगर मरियम नवाज को देखकर जो इतनी ज़्यादा तनकीद करते थे और नेपोटिज्म का इल्ज़ाम लगाते थे और कहते थे कि मरियम नवाज तो सिर्फ इसलिए आगे आ रही हैं क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, बात यह है कि वो हमारे बड़े क्या करते थे, मुझे वो एग्जैक्ट पंजाबी की मिसाल नहीं आती, जिसमें वो कहते थे ना कि पता नहीं अक्कां दे बूटियां विचों अंब नहीं निकलते, इस तरह की कोई बात। यानी जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही निकलेगा। अब देखिए, मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा था कि बुज़दार साहब को इमरान खान ने जब चांस दिया, उनको 12 करोड़ के सूबे का वजीर आला बना दिया। वो उस्मान बुज़दार जिसको सिग्नेचर्स करने नहीं आते थे, अपनी तरफ से तो इमरान खान ने ये कह दिया कि मैंने तो जी वो कच्चे के इलाके से लाके लगा दिया है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता था तो बुज़दार साहब क्या करते थे, अभी हम ट्रेंड नहीं है ना जी, हमें कुछ आता नहीं है ना जी। तो ये जो कहते हैं ना पढ़े लिखे नौजवानों को आगे लेके आए। चले आप मेरी मिसाल ले लीजिए, आज आप मुझे वजीर आला पंजाब बना दें, क्या मैं उस तरह से काम कर पाऊंगी जैसा कि वो शख्स कर पाएगा या उसका बेटा या बेटी कर पाएगा जिसने सारी जिंदगी अपने बाप को वो काम करते हुए देखा होगा। एक डॉक्टर का बेटा ज्यादा अच्छा डॉक्टर इसलिए बन सकता है या ज्यादा जल्दी इसलिए बन सकता है क्योंकि सारी जिंदगी उसने अपने बाप को वो चीज करते देखी है। बिल्कुल वैसे जैसे मैं शुरू से डिबेटर रही और मुझे लगता था कि मेरे जो छोटे बहन भाई हैं शायद वो उस तरह से डिबेटर ना बन पाए, लेकिन मेरी बहन ने जब पहली बार स्पीच की तो मैं खुद हैरान रह गई थी क्योंकि उसने पूरी लाइफ मुझे देखा था स्पीचेस करते हुए और उसके अंदर भी वो चीज़ ट्रांसमिट हो गई थी। आज मरियम नवाज ये नहीं कह रही कि मैं ट्रेंड नहीं हूं ना जी, मुझे साइन नहीं करने आते जी,
میں بھی شہباز شریف لگ گئی ہوں جی. وہ کام کر کے دکھا رہی ہیں. کیوں کر کے دکھا رہی ہیں؟ کیونکہ بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک انہوں نے نواز شریف کو کام کرتے دیکھا. انہوں نے اپنے گھر میں وہ ماحول دیکھا جو دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں کو سامنے نہیں لانا چاہیے, ان کو ٹرینڈ کرنا چاہیے, لیکن اس طرح کی تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ مریم نواز نے ایک اور ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ریویمپنگ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کی سچویشن دیکھیے جی, کیسا انہوں نے کر دیا ہے, کتنا خوبصورت انہوں نے اس کو کر دیا ہے اور کتنا امیزنگ وہ لگ رہا ہے. تو اللہ کرے کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہم پنجاب کے لوگ بہت ہی بلیسڈ ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ محسن نقوی بھی اگر آئے تھے تو بہت اچھا انہوں نے کام کیا تھا, مریم نواز نے بہت اچھا کام کیا, شہباز سپیڈ جن کو کہا جاتا ہے انہوں نے پنجاب کے اندر اتنا اچھا کام کیا. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم بہت ہی بلیسڈ ہیں. اب جی میں آپ کو ایک فوٹیج دکھانے لگی ہوں. یہ جو دن رات یوتھیے بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے لوگوں کو جیلوں کے اندر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ابھی ایک دن پہلے بشرا بی بی کی موت کے اوپر سیاست کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی کو حالانکہ گیسٹرو کا پرابلم نکلا, یعنی ان کو گیس ہو جاتی ہے بیٹھ کے, تو کہہ دیا کہ ہائے ان کو پہلے ہارپک کے قطرے پلا دیے, پھر تیزاب کے قطرے پلا دیے, پھر ان کو زہر پلا دیا, پھر بشرا بی بی مرنے والی ہیں, آدھی رات کو ایمبولینس کیوں نکل کر گئی, اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کی تمام رپورٹس کلیئر آئی ہیں. اسی طرح یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے اپنے دور میں ایک بندے کو ساتھ بٹھا کے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کے نازک اعضاء کے ساتھ اینٹیں باندھ کے اس کو چلایا گیا اور پھر وہ رونا شروع ہو گیا پھوٹ پھوٹ کے. یہ سب ان کے ڈرامے ہیں, یہ سب جھوٹ ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے جتنے بھی لوگ پکڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک جب چھوٹ کے آیا تو متی اللہ جان اس کا انٹرویو کرنے چلے گئے اور اس شخص نے بتایا کہ جی ہمارے ساتھ تو اتنا اچھا سلوک کیا گیا کہ ہمیں تو کھانا بھی وہ کھلایا جاتا تھا جو آرمی کی میس میں پکتا تھا, جو ان کے آفیسرز کھاتے تھے. تو اس کے بعد متی اللہ جان صاحب کے ساتھ بھی موئے موئے ہو گیا. اب متی اللہ جان کو سمجھ نہ آئے کہ اگلا سوال کیا کریں, کیونکہ انہوں نے تو پورا سمپتھی کے اوپر انٹرویو سوچا ہوا تھا کہ وہ ان سے پوچھیں گے, اور اس سے بھی زیادہ موئے موئے اس وقت ہو گیا جب متی اللہ جان نے اس شخص سے یہ پوچھا کہ تمہارے بیٹے بڑے ہو کے کیا بنیں گے, تو بیٹوں نے کہا ہم تو فوجی بنیں گے. تو اب جناب جو ویڈیو آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ صنم جاوید کا ہے. وہ صنم جاوید جس کے ماں باپ باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے اندر عزت لٹ گئی ہے. مطلب خان صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی, اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر انوش جو ہے وہ سامنے آئی تھی, انہوں نے آ کے کہا تھا کہ خواتین کے جیل کے اندر تو کوئی مرد پر بھی نہیں مار سکتا. تو یہ کس طرح کی گندی سیاست کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی. وہ خاتون کس طرح سے آدمیوں کے بیچ میں بیٹھ کے ہمارے اداروں کا مذاق اڑا رہی ہے اور ہمارے اداروں کے اوپر تنقید کر رہی ہے. جیل کے اندر سے اس کے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں یا عدالتوں کے اندر سے اس کے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں. کھلے عام جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اداروں کے بارے میں بات کرنے, اور کون ہے جس نے اس کا ویڈیو بنا کے وائرل کیا ہے, اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. ذرا یہ ملاحظہ فرمائیے. اگلے دن میں ریمانڈ لیتا ہوں یہ کنسیکٹو 22 دن کا ریمانڈ ہوتا ہے, مطلب 14 دن 1 دن 7 دن 22 دن کا کنسیکٹو. کسی کا 22 دن کا ریمانڈ ہوتا ہے, کسی اور کا سنا ہو آپ نے آپ کی زندگی میں تاریخ میں کبھی سنی ہو, مطلب وہ 22 دن کا مسلسل ریمانڈ ہے ہمارا. مطلب جو پلان کرنے والے ہیں وہ بھی مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی, مطلب اتنا تو آپ نے بے شرم ہے. اور صنم جاوید تو صنم جاوید ہے جی. فلک جاوید کی بات کر لیں, اس کی بہن کی, جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ تو فرار ہو چکی ہے ملک سے, اب وہ منظر عام پر آ چکی ہے, کھلے عام ٹویٹس کرتی پھرتی ہے, کھلے عام جلسوں کے اندر آتی ہے, لیکن اس کو ادارے نہیں پکڑتے. اور آپ اندازہ یہ کیجئے کہ ایرانی صدر پاکستان آئے تھے, اس ملون خاتون نے کیا ٹویٹ کیا, ذرا اسکرین کے اوپر دیکھیے گا. کہتی ہے ایرانی صدر کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات. پورا میڈیا کوریج کر رہا تھا ایرانی صدر کی کہ وہ کہاں کہاں کب کس جگہ پر گئے ہیں. کس وقت آپ کو میڈیا نے دکھایا کہ ایرانی صدر جو ہیں وہ وہاں پر بھی گئے ہیں. مطلب ٹوٹل جھوٹ. آگے لکھتی ہے, اس سے اگلا والا جو آپ پڑھیں گے نا, سنیں گے, وہ سن کے نا آپ کے پیٹ میں درد ہونے والا ہے, ہنس ہنس کے پاگل ہو جائیں گے آپ. کہتی ہے کہ ایرانی صدر کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات. ایرانی صدر عمران خان سے ملاقات کے دوران آپ دیدہ ہو گئے. ایرانی صدر نے عمران خان کی رہائی میں کردار ادا کرنے کا اعلان کر دیا. میڈیا رپورٹس. کون سی میڈیا کی رپورٹس؟ یہ ہے اپنی میڈیا کی رپورٹس, یہ ہے ایویں میڈیا کی رپورٹس, یہ ہے ساڈا دل چاہے تسی کچھ بھی کہیے میڈیا کی رپورٹس. یہ ہے جی میڈیا رپورٹس. میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے ٹویٹ کے اندر تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہیے تھا. ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ایرانی صدر نے جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے خان صاحب کو دیکھا تو دیواروں کے ساتھ لپٹ کے وہ روئے. انہوں نے کہا کہ منو تسی اندر رکھ لو تو تسی خان نو چھڑ دو. میرا خیال ہے ان کو یہ لکھنا چاہیے تھا. مطلب جھوٹ کی کیا انتہا. آپ کو یاد ہے بھی گزشتہ روز انہوں نے خواجہ سعد رفیق کا ایک فیک ویڈیو بنا کے مارکیٹ کے اندر سرکولیٹ کیا ہوا تھا, اور خواجہ سعد رفیق نے تو اعلان کیا کہ جی میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا. میں نے اس سے پہلے ہی تمام ایویڈنسز آپ کو اپنے ولاگ میں دکھا دیے تھے. اب کوئی اتنا جھوٹ بولے,
تو اسے ہم دجال کا بہن بھائی ہی کہہ سکتے ہیں. اور یہ جو ہم نے حدیث سنی تھی کہ قیامت سے پہلے 40 کے قریب جو ہیں وہ دجال اصغر آئیں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ دجال اکبر کے آنے سے پہلے دجال اصغر کا سامنا ہمیں ہے. تو بہرحال یہ تھا جناب آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.